तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्काईलैंड हाईलैंड को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर हमें एक बच्चा जिमी को दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक रूम में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी अचानक से जिमी की माँ एक बच्चे को लेकर अंदर आती है और वो बच्चों को कहती है कोई भी यहाँ से हिलना मत, जिसके बाद वह दरवाजा बंद करके चली जाती। थोड़ी देर बाद बाहर से कुछ खौफनाक डरावनी सी आवाज आने लगी और ये सुनकर सब बच्चे डर कर कांपने लगे। जिमी डरता हुआ दरवाजे के पास जाता है और अपने फादर को आवाज लगाने लगा, लेकिन अगले ही पल दरवाजा टूट गया और बाहर से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आकर सभी बच्चों पर अटैक करने लगे। वे सभी बच्चों को खाने लगे, लेकिन जिमी जो कि दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था वो बच जाता है और बाहर निकल जाता है और वहाँ अपनी माँ को देखता है, जिस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करके मार देता है। वो घर के अंदर रोता रहता है और देखता है कि उसके फैमिली मेंबर और उसके दोस्तों को एक एक करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह वो घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और बाहर का नजारा और भी खौफनाक था, जहां चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग फैले हुए थे। जिमी को याद आया कि उसके फादर चर्च में है, तो वह जल्दी से चर्च में चला गया। वो यहाँ पहुँच के जिमी को एक और झटका लगता है। जिमी का पापा जो चर्च का फादर था, वो ये मान चुका था कि इन्फेक्टेड लोग कोई बुराई नहीं है, बल्कि इन्हें गॉड ने भेजा है, उनका न्याय है ये। इसके बाद जिमी को अपना लॉकेट देता है और कहता है कि गॉड पर विश्वास बनाए रखना, तभी इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस आए। ये देख जिमी डर के मारे एक कोने में छिप जाता है, लेकिन जिमी के फादर वहीं पर रुक जाते हैं और सभी इन्फेक्टेड लोग पर टूट पड़ते हैं और उसे भी अपनी जैसा ज़ॉम्बी बना दिया। ये सारी तबाही रेस वायरस की वजह से हुई थी। यूरोप ने इसे अपने इलाके में फैलने से रोक लिया था और यूके को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर दिया था। अब यूके तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और जो लोग बचे थे अब उन्हें अपनी जान खुद से ही बचानी थी। फिर सीन शिफ्ट होती है और 28 साल बाद, जहां पर हमें कुछ बचे हुए लोग लैंडफॉर्म आइलैंड पर रहते थे, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। और आज का दिन इन लोगों के लिए खास होने वाला था, क्योंकि स्पाइक नाम का बच्चा उन दरिंदों से लड़ने जाने वाला था, वो भी पहली बार। और उसका फादर जेमी हर रोज की तरह नाश्ता तैयार कर रहा था, लेकिन तभी उसकी बीमार वाइफ ईसा की चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनकर जिमी और स्पाइक जल्दी से ऊपर गए। जब ईसा को पता चला कि आज उसका बेटा स्पाइक ट्रेनिंग पर जा रहा है, तो वो इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है और अपने हस्बैंड को गाली देने लगती है, लेकिन जल्द ही वो शांत हो जाती है, क्योंकि ईसा को भूलने की बीमारी होती है। इसके बाद जेमी और स्पाइक ट्रेनिंग के लिए निकलने लगे, तो सभी गांव वाले उनके लिए तालियां बजा रहे थे और स्पाइक को उसके पहली ट्रेनिंग के लिए ब्लेसिंग दे रहे थे। जब वे दोनों गांव के गेट पर पहुंचे, तो वहां के लीडर इन्हें रोक वे एक बात समझाई, यहाँ से जो भी बाहर जाता है वो अगर खुद से आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लौटा तो हम उसे ढूंढने भी नहीं जाते। यहाँ का हम पहले ही बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं। जिसके बाद दोनों बाप बेटे आगे बढ़े और एक पतला रास्ता से मेनलैंड पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में उसका फादर उसे सारी बातें समझाता हुआ जाता है। जिसके बाद ये लोग एक पुल पास करके जंगल में आ गए। ये लोग यहाँ पूरी तरह से चौकन्ने थे। थोड़ी देर बाद इन्हें रेंगने वाला ज़ॉम्बी दिखाई देता है। जेमी समझाता है कि ये रेंगने वाले जरूर हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक हैं। जिसके बाद स्पाइक ने उस पर निशाना लगाया और निशाने में ही मार गिराया। तभी पीछे से एक दूसरा ज़ॉम्बी आ गया, जिसे जेमी ने तीर मारकर ढेर कर दिया। उनका आवाज सुनकर वहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आने लगे, लेकिन जेमी ने इन्हें भी मार दिया। लेकिन जब आखिरी ज़ॉम्बी बच गया, तो स्पाइक ने उसे छोड़ देने को कहा। स्पाइक की बात सुनकर जेमी को अच्छा लगा। इसके बाद वो लोग आगे बढ़े। वहाँ पर खूबसूरत घास का मैदान और बहुत सारे जानवर भाग रहे थे। जिसके बाद आगे बढ़ने पर इन्हें एक घर दिखाई दिया, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी उल्टा लटका हुआ था, जिसके शरीर में कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं। जेमी अंदाजा लगाता है कि किसी ने इसे इंसानी रूप में पकड़कर छोड़ दिया होगा। जिसके बाद वह ज़ॉम्बी बन गया। फिर जेमी स्पाइक को उसे मारने के लिए बोलता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी झटपटा रहा था
जिसके डर से स्पाइक उसे मार भी नहीं पा रहा और इतने में ही ज़ॉम्बी खुद को छुड़ा लेता है और इन पर अटैक भी करने वाला होता है। तभी एन वक्त पर स्पाइक ने उसे मार डाला। ये देखकर स्पाइक के फादर बहुत खुश होते हैं। खैर अब आगे बढ़ने पर उन्हें एक जानवर की आधी खाई हुई बॉडी मिली। जो जब स्पाइक ने ऊपर देखा तो आधा खाया हुआ जानवर का सिर पेड़ में लटका हुआ था। ये देखकर जेमी बहुत डर गया क्योंकि ये काम सिर्फ अल्फा ज़ॉम्बी ही कर सकता है। इसीलिए जेमी जल्दी से अपने बेटे को कहता है कि बिना आवाज किए मेरे पीछे आओ। जब कुछ देर बाद ये लोग एक खुले घास के मैदान में पहुंचे तो उन्हें उनके सामने वही अल्फा ज़ॉम्बी का एक आर्मी दिखाई दिया जहां पर उनका लीडर उनके सामने था। ये देखकर वो लोग जल्दी से जंगल की तरफ भागे और भागते हुए भी जिमी अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा था। उसने दौड़ते हुए भी अपने बेटे को बताया कि किस तरह दौड़ते हुए तीर चलाना है। इसके बाद वो लोग दौड़ते हुए एक पुराने घर में पहुंचते हैं और जो भी ज़ॉम्बी इनका पीछा कर रहे थे ये उन पर तीर चलाते रहे। उन्हें इस घर में एक एटिक मिल जाता है जिसमें दोनों बाप बेटे छुप जाते हैं और वो ज़ॉम्बी इन्हें देख तो नहीं पाते लेकिन वो बाहर इनका इंतजार करने लगे। अगले कई घंटों तक जेमी अपने बेटे को समझाता है कि ये अल्फा ज़ॉम्बी साइज में काफी बड़े होते हैं और चालाक भी हम इंसानों के जैसे और उन्हें मारने के लिए बहुत ज्यादा तीर भी लग रहे हैं और अब हमारे पास तीर भी नहीं है तो इन्हें यहीं पर इंतजार करना होगा। खैर रात के अंधेरे में इन्होंने एक आदमी को चलते हुए देखा जो कि इनके आइलैंड वाले रास्ते में ही थे। जेमी बताता है कि बेटे रात में ये पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे ही लोग हैं। दूसरी तरफ स्पाइक ने आग जलती हुई देखी और जब उसने इस बारे में अपने फादर को पूछा तो उसने बात टाल दी। रात में जब स्पाइक सोता है तो उसे एक अजीब सपना आता है कि माँ पानी में डूब रही होती है और चारों तरफ ज़ॉम्बी थे। तभी जेमी अपने बेटे को जगाता है क्योंकि बाहर बहुत सारे जानवर भाग रहे थे तो यह घर कांप रहा होता है। लेकिन वक्त रहते ये दोनों इस घर से बाहर निकल जाते हैं और अगले पल ही इस घर की छत गिर जाती है। जेमी ये बात जान चुका था कि इस आवाज से वो ज़ॉम्बी यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से स्पाइक के साथ जल्दी से अपने टापू की ओर भागा। रात में इसके आइलैंड का रास्ता पानी से ढक जाता है था लेकिन पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ने लगे। इन्हें लगा कि ये लोग बच गए लेकिन तभी पहाड़ की चोटी से एक अल्फा ज़ॉम्बी इन्हें देख लेता है। फिर वो अल्फा ज़ॉम्बी बहुत तेजी से इनके पीछे दौड़ने लगा। इन्हें कोई एहसास भी नहीं था कि कोई खतरा बहुत तेजी से इनके पीछे आ रहा है। फिर बहुत सारे चमगादड़ इनके ऊपर से भागने लगते हैं। ये देख कर इन्हें खतरे का एहसास हो गया है। जब ये पीछे मुड़ कर देखते हैं तो वो अल्फा तेजी से इनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। ये बिना वक्त गंवाए तेजी से दौड़ने लगे लेकिन भागते हुए स्पाइक एक गड्ढे में गिर गया। जेमी जल्दी से अपने बेटे को उठाता है और फिर दौड़ने लगे और साथ ही चीख भी रहे थे कि जल्दी से दरवाजा खोलो। जेमी की आवाज सुनकर गार्ड भी जल्दी से लाइट ऑन कर लेता है। अब आइलैंड के लोग भी उस अल्फा ज़ॉम्बी को देख लेते हैं और जल्दी से उस पर तीर चलाने लगते हैं। इन तीरों से वह लड़खड़ा तो जाता है लेकिन बेशुमार ताकत के चलते वो फिर से उड़कर इनका पीछा करने लगा, लेकिन इस बार बड़ा आग में डूबा हुआ तीर उस पर चलाते हैं जिससे वो सीधे नीचे गिर जाता है। अब स्पाइक और जेमी भागते भागते जैसे तैसे मेनलैंड के गेट पर पहुंच जाते हैं। अब जेनी दरवाजा न खोलकर उनका आँख चेक करने लगता है कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। फिर चेक करने के बाद जेमी दरवाजा खोल दिया। अब इनके इस जीत पर उस रात आइसलैंड में जश्न मनाया जाता है कि किस तरह बहादुरी से स्पाइक ने उस ज़ॉम्बी का सामना किया। लेकिन स्पाइक ने भीड़ और सिर दर्द से परेशान होकर वहां से बाहर चला गया और बाहर जाकर स्पाइक ने उल्टी कर दिया था क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखा था। और यहाँ पर वो देखता है कि उसका फादर किसी और के साथ वो सब कर रहा था जो उसके मॉम के साथ करना चाहिए। ये देखकर स्पाइक बहुत उदास हो जाता है और
चुपचाप अपने घर चला जाता है, जहाँ पर सैम उसकी माँ का देखभाल कर रहा होता है। स्पाइक उसे पूरी कहानी बताता है और उस आग के बारे में पूछता है जो इसने जंगल में देखा था, और सैम उसे सच बता देता है कि वो जरूर डॉक्टर विल्सन होगा। फिर स्पाइक की माँ उठी और सिर दर्द की दवाई मांगी, लेकिन स्पाइक नहीं जानता था कि दवाई कहाँ पर है। तभी जेमी कमरे में आया, लेकिन स्पाइक उसे देखना तक नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद स्पाइक ने हिम्मत जुटाकर जेमी से पूछा कि आखिर इतने वक्त से तुमने मेरी माँ को डॉक्टर किल्सन को क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहता है कि डॉक्टर किल्सन पागल है। फिर वह अपने साथ हुई 15 साल पहले की एक घटना को बताता है। जब वो अपने खोजी दल के साथ वहाँ गया था तो वहाँ पर हजारों लाशें एक सिरे में सजाई गई थी, जिसके बीच में आग जल रही थी और वह एक एक करके सभी लाशों को जला रहा था। साथ ही दूर से हमारी तरफ इशारा भी किया, लेकिन वो नजारा इतना डरावना था कि हम लोग डर कर वहाँ से भाग गए। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी स्पाइक कहता है कि चाहे डॉक्टर किल्सन कितना भी पागल क्यों ना हो, मेरी माँ को उसकी जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ डैड तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा अफेयर उस दूसरी लड़की के साथ है। ये सुनते ही जेमी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बाद में पछतावा भी होता है। इसलिए स्पाइक बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चला गया और अपनी माँ के पास चुपचाप बैठ गया। जब उसका फादर पर गया तो स्पाइक ने चाकू निकाल लिया और कहा कि चले जाओ यहाँ से। हालांकि आसानी से जेमी ने अपने बेटे से चाकू ले लेता है, लेकिन ज्यादा मामला ना बिगड़े उसका बेटा नाराज ना हो, इसलिए चाकू को वापस कर दिया, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया। अब स्पाइक अपने माँ को यहाँ से ले जाना चाहता था, इसीलिए उसने अनाज के गोदाम में आग लगा दिया। फिर गेट वाले गार्ड पास गया और बोला कि तुम्हारी वहाँ जरूरत है, मैं यहाँ देख रहा हूँ। फिर सभी गार्ड वहाँ पर आग बुझाने के लिए चले गए। तब स्पाइक अपनी माँ को लेकर वहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे डॉक्टर किल्सन के पास ले जाना था। जब उसकी माँ ईसा को समझ आया कि वो लोग मेनलैंड तक आ गए हैं तो वो घबरा गई, इसीलिए वो अपने हस्बैंड जेमी को मारने लगी, लेकिन स्पाइक उसे समझाता है और शांत करवाता है। खैर अब रात में पुराने खंडहर में पहुंच जाते हैं और यहीं पर रुकने के बारे में सोचा। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं पहरा देता हूँ, आप सो जाइए माँ। लेकिन थोड़ी देर बाद पहरा देते वक्त स्पाइक को भी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उसी वक्त रेंगने वाला ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है और स्पाइक के जूते की लेस को चबाने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी को समझ आया कि ये कीड़े नहीं है, तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वो स्पाइक को काटने वाला था किसी ने उसे पीछे खींच लिया। सुबह जब स्पाइक का आँख खुला तो उसे लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन पास में ही उस ज़ॉम्बी की लाश पड़ी हुई थी। ईसा उसे कहती है कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ईसा ने ही उस ज़ॉम्बी को कलर में पटकर जान ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि इन ज़ॉम्बी से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। जितना हो सके उतने ज़ॉम्बी को गोली मार रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनके गोलियां खत्म होने लगी। अब क्योंकि इन पर अल्फा ज़ॉम्बी हमला कर रहे थे तो ये सोल्जर भी ज़ॉम्बी बनने लगे, तो बचे हुए सोल्जर को अपने ही साथियों को मारना पड़ा। आखिर में 3 सोल्जर किसी तरह बचते हुए एक टनल के अंदर चले जाते हैं और बाहर से गेट लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगे एक लंबा चौड़ा अल्फा इन पर हमला कर दिया। और इन अल्फा ज़ॉम्बी की खासियत थी कि ये सिर और रीढ़ की हड्डी फाड़ दिया करते थे, तो इसने एक सैनिक के साथ ऐसा ही किया और उसकी निकली हुई हड्डी से दूसरा सैनिक को भी मार दिया। ये देख तीसरा सैनिक बहुत डर गया और जैसे तैसे टनल से बाहर निकल गया। उधर स्पाइक और ईसा भी आगे बढ़ रहे थे और ईसा को रास्ते में भ्रम होने लगा। वो स्पाइक को अपना फादर समझ रही थी, तभी ईसा की नाक से खून निकलने लगता है और खून की स्माइल सूंघ
सुनकर एक ज़ॉम्बी वहाँ पर आ गया, जिसे स्पाइक ने तुरंत मार दिया। लेकिन इतने ही देर में सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगे और स्पाइक चलते चलते उन्हें तीर भी मार रहा था। आखिर में वो लोग एक पुराने गैस स्टेशन पर पहुंच गए। स्पाइक ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे इन्हें अंदर मौजूद मीथेन गैस की स्मेल आई और यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इतने में ही कई सारे अल्फा भी अंदर घुस चुके थे, लेकिन ज़ॉम्बी ज्यादा थे तो इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी ऊपर से हैच खुलता है और वो बचा हुआ सैनिक एरिक इन्हें कहता है कि जल्दी से झुक जाओ, जिसके बाद वह अपने गन से ज़ॉम्बी पर शूट करता है। लेकिन मीथेन गैस होने के कारण वहाँ पर आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बी आग में जलकर मारे गए और ईसा और स्पाइक ने सही जगह ढूंढ कर अपनी जान बचा ली थी। लेकिन जैसे ही माहौल शांत हुआ ये दोनों बाहर आ गए और बाहर आते ही ईसा को बहुत तेज सिर दर्द होने लगता है और उसने उल्टी कर दिया। तभी यहाँ पर एरिक आकर स्पाइक से आगे का रास्ता पता करता है, लेकिन स्पाइक उससे अपना मदद करवाना चाहता था, इसलिए वो इन्हें कुछ नहीं बताता है। फिर अब बेचारा एरिक स्पाइक की माँ को अपने पीठ पर लाद कर आगे का सफर तय करने लगा। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर इन्होंने एक जगह पर आराम और एरिक अपने फोन पर सिग्नल चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं था। स्पाइक ने पहले कभी फोन नहीं देखा था तो एरिक उसे बताता है कि है तो ये बहुत काम की चीज, लेकिन फिलहाल अभी एक डिब्बा है। और एरिक ने उसे यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाई। इतने में ही फोन की बैटरी भी खत्म हो गई और एरिक अपनी फोन फेंक दी। इसके बाद तीनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में ईसा को कुछ आवाज सुनाई देती है और अकेली ही आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक पुराने ट्रेन दिखाई दिया, जिसके अंदर से वो आवाज आ रही थी। और जब ये अंदर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर एक अल्फा ज़ॉम्बी एक बच्चे को जन्म दे रही थी। शुरुआत में वो ज़ॉम्बी गुस्से में थी, लेकिन ईसा ने उसे ऐसा दिखाया जैसे वो उसकी मदद करना चाहती हो। लेकिन उसके बाद वो उसकी मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद एरिक और स्पाइक यहाँ पर पहुंच गए और ईसा ने स्पाइक से बच्चे की नल काटने को कहा और फिर बच्चे को पानी से साफ किया। लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी महिला को होश आ जाती है और इन पर हमला करने वाली थी कि एरिक ने उसे शूट करके खत्म कर दिया। इसके बाद एरिक उस बच्चे को भी मारने के लिए बोलता है, लेकिन ईसा और स्पाइक ने इसे रोक लिया कि देखो ये एकदम ठीक है। इतने में ही एक खौफनाक ज़ॉम्बी का हाथ नीचे आया और एरिक को ऊपर खींच लिया और थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बी एरिक का सिर लेके नीचे कूदा और ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था। इन सभी अल्फा ज़ॉम्बी का राजा इनका नेता था। जैसे ही वो इस मरी हुई ज़ॉम्बी को देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया और इनका पीछा करने लगा। स्पाइक उसे रोकने की कोशिश किया, लगातार तीर चला रहा था, लेकिन इसका असर उस पर कहाँ होने वाला था। हालांकि उसकी रफ्तार धीमी जरूर हो गई। खैर इसके बाद जैसे ही ट्रेन से बाहर निकले वो अल्फा भी इनके पीछे कूद के इनका पीछा करने लगा, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर केल्सन ने यहाँ आकर उस अल्फा ज़ॉम्बी को बेहोश कर दिया। फिर डॉक्टर केल्सन इन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं पिछले 3 साल से इन इलाकों में भी रह रहा हूँ। साथ ही बताता है कि मैं अपने शरीर में आयोडीन लगाता हूँ और इससे वायरस का असर नहीं होता। और बात करते हुए उसने एरिक का सिर अपने पास रख लिया। जब स्पाइक ने उससे अपनी माँ को बचाने की बात कही तो वो इन्हें अपने बांड कैंप पर ले गया और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इन्फेक्टेड और बाकी मरे हुए लोगों की हड्डियां इकट्ठा करके एक मंदिर जैसी जगह बना दी थी। उसने एरिक के सिर को एक भट्टी में डाला और जब सारा मांस साफ हो गया तो इसने उसकी कॉपी स्पाइक को देते हुए कहा इस स्कल टावर पर एक अच्छी जगह रख। इसके बाद केल्सन उस नई पैदा हुई बच्ची के बारे में पूरी बात सुनता है। कहता है कि प्लेसेटा के वायरस से इसे बचा लिया। वो स्पाइक की माँ की जांच करता है और वो समझ गया कि ईसा को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। ये सुनकर स्पाइक घबरा गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ईसा उसे शांत करते हुए कहती है कि बेटा मैं जानती थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं यकीन
नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो स्पाइक की आंख दूसरी ओर करते हुए केल्सन को इशारा करता है कि वो तैयार है। वो अब और दर्द सहना नहीं चाहती। यहाँ पर केल्सन उसे यह समझाता है कि देखो, हमें ये याद रखना चाहिए कि इंसान को एक दिन मरना है, प्यार के साथ एक अच्छी जगह सही वक्त पर। इसके बाद इस बच्ची को स्पाइक को देता है और फिर डॉक्टर केल्सन के साथ चली गई, जहाँ पर डॉक्टर केल्सन उसे हमेशा के लिए उसके दर्द से आजाद कर देता है। और स्पाइक यहाँ पर बैठकर अपनी माँ के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हे को याद करता रहा। थोड़ी देर बाद केल्सन स्पाइक की माँ की खोपड़ी लेकर वापिस आया और स्पाइक को देते हुए कहा, ये लो, इन्हें सही जगह दो। इसके बाद स्पाइक ने अपनी माँ की खोपड़ी को उस टावर के सबसे ऊपर रख दिया, लेकिन इतने ही देर में उस अल्फा को होश आ गया और वो इन तक पहुंच गया। जिसके बाद केल्सन और स्पाइक जल्दी से जमीन में बने एक बंकर में गए, लेकिन अल्फा उन्हें ढूंढ लेता है और गन हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाया और चुपचाप चला गया। इन्हें लगा कि अब हम सेफ हैं, लेकिन तभी लकड़ी तोड़कर अल्फा ने अपना हाथ घुसा दिया और केल्सन को पकड़ लिया और वो केल्सन का सिर उखाड़ने ही वाला था कि स्पाइक ने डॉक्टर केल्सन की वो नींद की सुई निकाल कर उस ज़ॉम्बी के हाथ पर लगा दिए, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद स्पाइक उस बच्चे को लेकर अपने उस आइलैंड की ओर निकल गया। उसने उस बच्ची का नाम ऐसा रखा और एक चिट्ठी के साथ उस बच्चे को उस आइलैंड के गेट पर छोड़ दिया ताकि ये जेनी को मिल जाए। चिट्ठी उसके फादर जेमी ने पढ़ी। वो समझ गया कि स्पाइक कहीं दूर चला गया है। उस पे लिखा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ और जब मुझे जरूरत होगी मैं वापस आ जाऊंगा। साथ ही लिखा था कि डॉक्टर केल्सन पागल नहीं है और ये बच्ची पूरी तरह से इंसान ही है। जेमी ये देखकर बहुत परेशान हो गया और अपने बेटे को देखने के लिए गेट तक आ गया, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था तो ये ज्यादा दूर आगे जा नहीं पाया। 28 दिन बाद हम स्पाइक को मेनलैंड पर ही देखे हैं और जानवरों का शिकार करके जिंदा था। तभी एक अल्फा ज़ॉम्बी उसे देख के उसकी ओर बढ़ा, लेकिन स्पाइक ने बिना घबराए तीर से ही उसको मार गिराया। लेकिन थोड़ी देर बाद और भी ज़ॉम्बी आने लगे तो स्पाइक को यहाँ से भागना पड़ा। आगे का रास्ता चट्टान से बंद था और यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फा ज़ॉम्बी पहुंचा, जिसे स्पाइक ने फिर से मार दिया। तभी उसे एक सीटी की आवाज आई और इसे जिमी दिखाई दिया और ये वही बच्चा था जिसे हम मूवी की शुरुआत में देखे थे। वो स्पाइक की ताकत देखकर कहता है कि तुम कमाल के बंदे हो, मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? फिर अपनी टीम से मिलवाता है इसे। तभी यहाँ पर कुछ और अल्फा ज़ॉम्बी आ गए और ये टीम बहुत ही खतरनाक थी। एक ही झटके में उन सभी ज़ॉम्बी को बहुत बुरी तरह से मार गिराया। लड़ते हुए सब लोग हंस रहे थे, मजा कर रहे थे, जैसे ये उनके लिए रोज का काम हो। आखिर में जिमी स्पाइक से कहता है कि हमें दोस्त बन जाना चाहिए और स्पाइक उनकी गैंग ज्वाइन कर लेता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।